आज के मुख्य समाचार। विकासकारिता का हमला, राम मंदिर चंदे की जांच की मांग। शिमला के लोअर बाजार सब्जी मंडी में सब्जियों के दाम गिरे। तह बाजारियों ने नगर निगम के खिलाफ किया प्रदर्शन। मॉनसून सत्र के तीसरे दिन सदन के बाहर बीजेपी का हल्ला। मुकेश अग्निहोत्री ने विपक्ष पर साधा निशाना। वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस पर बरसे राकेश जम्वाल। वंदे मातरम विवाद पर कुलदीप राठौर का भाजपा पर हमला। अब समाचार विस्तार से। तह बाजारियों के खिलाफ नगर निगम की कार्यवाही के विरोध में सोमवार को शहर के तह बाजारियों ने सीटू के बैनर तले सीटू चौक पर धरना प्रदर्शन शुरू किया। प्रदर्शनकारियों ने नगर निगम प्रशासन के खिलाफ रोष जताते हुए कहा कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए तह बाजारियों को हटाना और उनके सामने गंभीर आजीविका संकट खड़ा करने जैसा है। धरने पर बैठे तह बाजारियों ने मांग की है कि नगर निगम पहले और उनके लिए उचित व्यवस्थित स्थान निर्धारित करे और वहाँ जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के बाद ही शिफ्टिंग की प्रक्रिया शुरू की जाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनके छोटे कारोबार से बड़ी संख्या में परिवारों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। ऐसे में लगातार कार्यवाही और सख्ती के कारण उनके सामने आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे शहर को व्यवस्थित रखने और अतिक्रमण मुक्त बनाने के प्रयासों के विरोध में नहीं है। उनका कहना है कि नगर निगम को बाजारों में व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ तह बाजारियों की आजीविका को भी ध्यान में रखना चाहिए। तह बाजारियों का कहना है कि कई वर्षों से वे छोटे स्तर पर कारोबार कर अपने परिवारों का पालन पोषण भी कर रहे हैं। धरने पर बैठे तह बाजारियों और सीटू नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि नगर निगम की ओर से सख्ती जारी रही और उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। कितना आक्रोश जो है हमसे कमिश्नर के खिलाफ विरोध में यहाँ पर। मैडम हमारा उद्देश्य यही था, आज टाउन एंडी कमेटी की मीटिंग भी बुलाई गई थी, तो हमारे लोग आज मीटिंग में गए थे। लेकिन सबसे बड़ी दुख और अफसोस की बात है, ये जो नए कमिश्नर आए हैं ये भी पिछले वाले को ही फॉलो कर रहे हैं। इन्हें कानून का कुछ कानून का कोई ज्ञान नहीं है। आज हमारे जो मेंबर्स थे ये मीटिंग में गए थे, तो मीटिंग में हमारे जो मेंबर्स है टाउन एंडी कमेटी के जितने भी मेंबर हैं इनकी बात सुनने से इनकार कर दिया गया, इनकी बात को सुनने से मना कर दिया गया। क्योंकि अगर आपने हमारे टाउन वेंडिंग कमेटी के मेंबर्स की बात सुननी नहीं है तो फिर इस मीटिंग को कराने का क्या फायदा रह गया। ये टाउन वेंडिंग कमेटी को आप खत्म कर दो आपको, क्योंकि आपने इनकी बातें सुननी नहीं है, माननी नहीं है कोई बात इनकी। आज हमारे लोगों ने यही बोला इनको कि आपने जो नो वेंडिंग जोन बनाया है अगर हमने उसमें भी साइन करे तो आप वो दिखाइए वो फाइलें कहाँ हैं, क्योंकि आपने ये कोर्ट में भी पेश किया था कि हमारे लोगों ने नो वेंडिंग जोन बनाया है। तो हमारे लोगों ने यही कहा कि आप ये फाइलें दिखाइए कि हमने कहाँ सिग्नेचर किए थे इस बारे में। और आज भी हम नो वेंडिंग जोन के बारे में बातचीत करना चाहते थे, जिसको करने के से उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। वो अपना एक ऐसा एजेंडा चलाना चाहते हैं जो हमारे लोगों को मंजूर नहीं है। तो टाउन वेंडिंग कमेटी में मैडम साफ साफ कहा जाए तो कमिश्नर जो ये आया है ये भी पिछले वालों की तरह ही है, ये इसमें कोई फर्क नहीं है, ये उन्हीं का एजेंडा चला रहे हैं। इसमें हमारी जो दावेदारी हुई कोई सुनी नहीं जा रही बातचीत, हमारे मेंबर्स की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये एक टाउन वेंडिंग कमेटी जो एक सुप्रीम बॉडी है इसको इन्होंने एक मजाक बनाकर रख दिया है। तो बिल्कुल मैडम किया जा रहा है कि देखिए जो एक सुप्रीम बॉडी है जब उसी की नहीं आप सुन रहे हैं, उनके मेंबर्स की नहीं आप सुन रहे हैं, तो इसको बनाने का फायदा क्या रह गया। आपने किस लिए बनाई थी? ये इसीलिए बनाई थी कि इसमें तहबजारियों की सुनवाई होगी, लेकिन इसमें कोई तहबजारियों की सुनवाई नहीं हो रही। ये साफ साफ बोलते हैं जी कि ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है, फलाने का ऑर्डर है। तो हाई कोर्ट में भी तो आप ही ने लिख कर दिया ना कि टाउन वेंडिंग के मेंबर्स ने लिख कर दिया है कि आप इसको नो वेंडिंग जोन, आप ही ने लिख कर दी ये बात। तो जब ये बात आपने लिख कर दे दी, जब ये गलत बात आपने लिख कर दे दी, तो उसमें फिर माननीय हाई कोर्ट भी तो यही बोलेगी ना कि हाँ आप लोगों ने रजामंदी की दी है इसमें। मैडम हम यही चाहते हैं कि जो टाउन वेंडिंग कमेटी में जो डिसाइड हुआ था
ये फेयर नहीं हुआ था। हम यही चाहते थे कि एक फेयर मीटिंग करवाई जाए, जो मीटिंग इन्होंने आज बुलाई। लेकिन सबसे बड़े दुख और अफसोस की बात है कि इन्होंने हमारे एक भी मेंबर्स की वहाँ बात नहीं सुनी, ना हमारे मेंबर्स को अपनी बात रखने दी। इन्होंने अभी थोड़ी 5 या 10 मिनट में इसको मीटिंग को खत्म कर दिया मैडम, और हमारे लोगों ने मीटिंग का वॉकआउट कर दिया। आज आपने देखा है कि 300-400 लोग हमारे साथ तैबजारी के शामिल हुए हैं। तो ये रैली इसी के विरोध में निकाली जा रही है, जो तैबजारी हमारे साथ कर रही है। हमारा सरकार से भी दरखास्त है कि आप इनकी तरफ देखिए, ये जो कॉर्पोरेशन कर रही है ये आपकी भी छवि को धूमिल कर रही है, क्योंकि इन पे कोई रोकथाम नहीं हो रही है। हमारी सरकार से भी गुजारिश है कि कम से कम आप इस तरफ ध्यान दीजिए, ये काफ़ी लोगों की रोजी रोटी का मसला है, कृपा करके आप इसमें ध्यान दीजिए। कल मैडम हमारी एक और मीटिंग हुई थी, जो कि टाउन ये अपना रोटरी क्लब में मीटिंग हुई थी, जन सुनवाई हुई थी। उसमें हमारे जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज है वो भी थे, और 6 मेंबर्स थे जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं शिमला के। उन्होंने इस मुद्दे पे मीटिंग की थी कल। तो मीटिंग में उन्होंने भी कहा था कि ये जो हो रहा है शहर में ये ठीक नहीं हो रहा। अध्यक्ष सूत्र जो सबसे पहले यहाँ मेयर रह चुकी है, उन्होंने भी बोला था कि जब स्मार्ट सिटी बनाई गई थी तो स्मार्ट सिटी बनाने से पहले इनको ये भी क्या करना चाहिए था कि स्मार्ट सिटी में जो गरीब लोग हैं, जो तैबजारी का तबका है, जो सबसे गरीब तबका है, इनके लिए भी कुछ ना कुछ रखना चाहिए था। राजधानी शिमला के लोअर बाजार स्थित सब्जी मंडी में पिछले सप्ताह की तुलना में कई सब्जियों के दामों में गिरावट देखने को मिल रही है। सब्जी के भाव में आई कमी से आम उपभोक्ताओं को कुछ राहत मिली है। सबसे बड़ी राहत टमाटर के दामों में देखने को मिल रही है। पिछले सप्ताह तक जहां टमाटर करीब 60 रुपए प्रति किलो तक बिक रहे थे, वहीं अब इसके दाम 30 से 40 रुपए प्रति किलो तक पहुँच चुके हैं। टमाटर के दामों में आई यह गिरावट करीब आधे तक बताई जा रही है। लोअर बाजार के सब्जी मंडी में सुबह से ही खरीदारी के लिए लोगों की आवाजाही देखने को मिली। मंडी में अलग अलग सब्जियों के भाव में अंतर देखने को मिला। स्थानीय दुकानदारों और मंडी में उपलब्ध भाव के अनुसार आमतौर पर रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली कई सब्जियां पहले की तुलना में कम कीमत पर उपलब्ध है। इससे रसोई का बजट संभालने वाले उपभोक्ताओं को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। सब्जियों में टमाटर की कीमत में आई कमी इस समय सबसे अधिक चर्चा में है। पिछले सप्ताह करीब 60 रुपए प्रति किलो में बिकने वाला टमाटर अब 30 से 40 रुपए प्रति किलो के आसपास पहुंच चुका है, यानी उपभोक्ताओं को प्रति किलो करीब 20 से 30 रुपए प्रति किलो तक की राहत मिल गई है। टमाटर के दाम कम होने से घरों के साथ साथ होटल, ढाबे और अन्य खाद्य कारोबार से जुड़े लोगों को भी राहत मिल रही है। टमाटर रोजमर्रा की रसोई में इस्तेमाल होने वाली प्रमुख सब्जियों में शामिल है और इसके दाम बढ़ने का सीधा असर घरेलू बजट पर पड़ता है। ऐसे में कीमत में कमी को उपभोक्ताओं के लिए सकारात्मक माना जा रहा है। लोअर बाजार सब्जी मंडी में उपलब्ध भाव के अनुसार आज कई प्रमुख सब्जियों की कीमतें कुछ इस प्रकार से रही है। आलू 20 रुपए प्रति किलो, प्याज 60, टमाटर 30 से 40 रुपए प्रति किलो, चुकंदर 40 रुपए प्रति किलो, मूली 40, भिंडी 50, करेला 40, लौकी 40, वहीं बीन्स 80 रुपए प्रति किलो, वहीं खीरा 50 रुपए प्रति किलो, तो वहीं बैंगन भी 50 रुपए प्रति किलो में मिल रही है। इनमें बीन अभी भी अपेक्षाकृत महंगी सब्जियों में शामिल है और इसका भाव करीब 80 रुपए प्रति किलो तक बना हुआ है। वहीं प्याज 60 रुपए प्रति किलो के आसपास बिक रहा है। दूसरी ओर आलू 20 रुपए प्रति किलो के भाव के साथ अपेक्षाकृत सस्ता उपलब्ध है। मंडी में मूली, करेला और लौकी जैसी सब्जियां करीब 40 रुपए प्रति किलो के आसपास उपलब्ध है। भिंडी, खीरा और बैंगन के भाव करीब 50 रुपए प्रति किलो बिक रहे हैं। इससे उपभोक्ताओं के पास रोजमर्रा की जरूरत के लिए कई विकल्प मौजूद है। सब्जियों की कीमतों में गिरावट का असर बाजार में खरीदारी पर भी दिखाई दे रहा है। आम लोग अपनी जरूरत के अनुसार सब्जियां खरीद रहे हैं। हालांकि अलग अलग दुकानों पर गुणवत्ता, आवक और सब्जियों की किस्म के आधार पर कीमतों में थोड़ा अंतर हो सकता है। सब्जियों के दामों में उतार चढ़ाव का सीधा असर आम परिवारों की रसोई पर पड़ता है। पिछले कुछ समय से अलग अलग सब्जियों के भाव में बढ़ोतरी के कारण घरेलू बजट प्रभावित हुआ था। ऐसे में टमाटर सहित कुछ सब्जियों की कीमतों में कमी से उपभोक्ताओं को आंशिक राहत मिली है। खासकर टमाटर के भाव में आई गिरावट लोगों के लिए राहत बनी है। पिछले सप्ताह की तुलना में कीमत करीब आधी होने से उपभोक्ताओं को 1 किलो टमाटर खरीदने पर पहले के मुकाबले कम राशि खर्च करनी पड़ रही है। हालांकि मंडी में सभी सब्जियों के दाम एक समान नहीं घटे हैं। कुछ सब्जियां अभी भी अपेक्षाकृत महंगी है। खासकर बीन्स 80 रुपए और प्याज 60 रुपए प्रति किलो के आसपास होने से इनकी खरीदारी पर उपभोक्ताओं को पहले की तरह आधे खर्च करना पड़ रहा है। सब्जी के दाम मुख्य रूप से मंडी में आवक, मौसम, उत्पादन और मांग पर निर्भर करते हैं। आने वाले दिनों में मंडी में
सब्जी की आवक बढ़ती है या घटती है, इसके आधार पर कीमतों में और बदलाव देखने को मिल सकता है। यदि आवक सामान्य बनी रहती है तो कुछ अन्य सब्जी के दामों में भी राहत मिलने की संभावना है। फिलहाल लोअर बाजार सब्जी मंडी शिमला में टमाटर के दाम में आई गिरावट उपभोक्ताओं के लिए राहत का प्रमुख कारण बनी हुई है। आम लोगों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सब्जियों के भाव में और कमी आएगी, जिससे रसोई का बजट कुछ और आसान हो सकता है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले भाजपा के प्रदर्शन के बाद कांग्रेस ने भी विधानसभा परिसर के बाहर प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने विधानसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने की पैरवी करते हुए विपक्ष के रवैये पर सवाल उठाए। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कांग्रेस चाहती है कि विधानसभा की कार्यवाही सही तरीके से चले और सदन में प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा का रवैया निराशाजनक है और विपक्ष सदन की कार्यवाही को बाधित करने की कोशिश कर रहा है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन विधानसभा में जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि सदन को लोकतांत्रिक तरीके से चलाना सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी रहती है। उप मुख्यमंत्री ने भाजपा पर हिमाचल प्रदेश के हितों के खिलाफ काम करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश को केंद्र से मिलने वाले अधिकार और आर्थिक संसाधनों को लेकर भाजपा को अपनी भूमिका स्पष्ट करनी होगी। मुकेश अग्निहोत्री ने आरोप लगाया कि हिमाचल के लिए मिलने वाले कुछ अधिकारों और आर्थिक संसाधनों को दिल्ली में भाजपा की ओर से रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार हिमाचल के हितों की पैरवी कर रही है और राज्य को उसका उचित हिस्सा मिलना चाहिए। मुकेश अग्निहोत्री ने हिमाचल प्रदेश को मिलने वाली राजस्व घाटा अनुदान आरडीजी राशि का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की ओर से आरडीजी में कटौती किए जाने से हिमाचल को हर साल करीब 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश पहले से ही आर्थिक चुनौतियों से गुजर रहा है और ऐसे समय में केंद्र से मिलने वाली वित्तीय सहायता में कमी प्रदेश की मुश्किलें बढ़ा रही है। उन्होंने भाजपा से सवाल किया है कि यदि वह हिमाचल के हितों की बात करती है तो केंद्र सरकार के समक्ष प्रदेश के अधिकारों और आर्थिक पैकेज के लिए मजबूती से आवाज क्यों नहीं उठाती। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल के हितों से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार लगातार केंद्र के सामने अपनी मांगे रख रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अधिकारों और आर्थिक संसाधनों को लेकर किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम चाहते हैं कि विधानसभा चले, लेकिन आप विपक्ष का रवैया देख रहे हैं और ये हाउस चलाने के कभी भी जो है हक में नहीं है। और आज भी ये इसी स्पिरिट से आए हैं कि हाउस ना चले, जबकि हमारे संसदीय कार्य मंत्री टाइम एंड अगेन रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि हम हाउस चलाना चाहते हैं। दूसरा ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष है इस समय, ये हिमाचल के हकों के खिलाफ काम कर रहा है। हिमाचल के जो हक हमें मिलने चाहिए उसको ये दिल्ली में जाके रुकवा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने 1500 करोड़ रुपए की घोषणा की, लेकिन ये सब लोग मिलके वो पैसा हिमाचल को नहीं आने दे रहे हैं। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है हिमाचल प्रदेश की बंद की गई, उससे हिमाचल को हर साल 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है और आने वाले 5 साल में 50,000 करोड़ का नुकसान होगा। जीएसटी का कंपनसेशन बंद होने से भी हिमाचल प्रदेश को नुकसान हुआ है। हमने हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को जो ओल्ड पेंशन दी है उसकी एवज में भी इन्होंने 1600 करोड़ रुपया हमारा काट लिया है और ये लगातार दिल्ली जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हिमाचल की सरकार को आर्थिक तौर पे जो है कमज़ोर करने के लिए कदम उठाए जाएं। और इसीलिए ये जो जितने भी ये स्टेप्स हैं, केंद्र से जो पैसा नहीं आ रहा है उसका हम विरोध कर रहे हैं। हम तो हिमाचल के हकों की मांग कर रहे हैं, हम हिमाचल के हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी हमारा जो पंजाब पुनर्गठन कानून के तहत 7.19% हिस्सा मिलना है वो निर्णायक मोड पे पहुंच गया है और 10-15 दिन में उस पर फैसला आ जाएगा, क्योंकि सालों साल से जो रुका पड़ा हुआ पैसा था। हमने जो है यहाँ पे होटल की वाइट फ्लावर होल की उसकी लड़ाई लड़ी, उसकी लड़ाई हमने जीती, पिशाऊ की लड़ाई हमने जीती। ये सब पैसा हिमाचल को मिलेगा, लेकिन ये हम या तो अदालतों के माध्यम से या हम लगातार अपने स्टैंड की वजह से इस पे कामयाब हो रहे हैं, लेकिन ये लगातार पैसा रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और आज की डेट में आप देख रहे हैं जो मुख्य मुद्दे हैं उनसे ये ध्यान भटका रहे हैं। महंगाई आज बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है। जब कांग्रेस
ने इनको सरकार दी थी 2014 में, उसमें चीनी का रेट जो है 23 रुपये था, आज जो है 85 रुपये पे पहुंच रहा है। तो ये महंगाई जैसे जो ज्वलंत इशू है, जो इनकी वजह से हो रहे हैं, पेट्रोल के रेट कैसे बढ़े, डीजल के कैसे बढ़े, दूसरी चीज़ों के, आज प्याज का क्या रेट हो गया, ये सारी दुनिया देख रही है कि केंद्र की सरकार की वजह से जो है आज महंगाई चरम पे पहुंच गई है। तो इसलिए हम लोग जो है महंगाई का विरोध कर रहे हैं, हम लोग जो हिमाचल के हक रोके जा रहे हैं हम उसका विरोध कर रहे हैं। ये हमारा विरोध कर रहे हैं कि आप ये लड़ाई क्यों, जो है निराशा में जो है अब ये डायरेक्शन लेस हो गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बदलाव नहीं आया है, संविधान में बदलाव नहीं हुआ है। इन्होंने जो है पार्लियामेंट में एक कानून बनाया है जिसमें इन्होंने ये कहा है कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान की तर्ज पे राष्ट्रीय गीत को भी जो है अगर कोई उसको अनादर करता है या अपमान करता है तो वही प्रावधान उस पर भी लागू है। तो हमारे ये राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दिए किसने हैं? ये सबसे पहले संविधान सभा में जो है कांग्रेस के इसमें में जो है ये गाए गए। इन सबको एक समान दर्जा जो है उसी समय तय हो गया था कि इनको एक समान दर्जा मिलेगा। लेकिन यहाँ विधानसभा के अंदर तो स्पीकर इज सुप्रीम। अगर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर भी कोई गाइडलाइन जारी कर दे, वो भी किसी भी मिनिस्ट्री की गाइडलाइन यहाँ लागू नहीं होती। यहाँ पे संविधान लागू होता है, लेकिन हम स्वतंत्र हैं। हमारे स्पीकर साहब जो भी फैसला करेंगे वो कहेंगे किस ढंग से गाना है, जो फैसला करेंगे उसके मुताबिक काम चलेगा। लेकिन ये तो जब राष्ट्रीय गान हुआ उसके बाद ये खड़े हो गए कि राष्ट्रीय गान क्यों गाया जा रहा है, राष्ट्रीय गीत गाया जाना चाहिए था। तो राष्ट्रीय गान का भी अपमान करना 3 साल की सजा का प्रावधान है। राम मंदिर निर्माण के लिए जुटाए गए चंदे और ट्रस्ट से जुड़े कथित भूमि खरीद के मुद्दे पर एक बार फिर सियासत तेज हो चुकी है। कांग्रेस ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। इसके साथ ही पार्टी ने नीट परीक्षा को लेकर भी केंद्र सरकार को घेरते हुए छात्रों के हितों की रक्षा करने की बात कही है। नाहन में मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार के राजनीतिक सलाहकार विकास काल्टा ने कहा कि भगवान राम के नाम पर देश भर के हजारों करोड़ों श्रद्धालुओं ने श्रद्धा के साथ चंदा दिया था, लेकिन अब उसी धन के उपयोग ट्रस्ट से जुड़े कथित भूमि सौदों पर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन आरोपों की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई जनता के सामने आ सके। विकास काल्टा ने आरोप लगाया कि भाजपा कुछ लोगों की गिरफ्तारी कर केवल लोगों की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास कर रही है। उनका कहना था कि कथित तौर पर कुछ जमीनें पहले कम कीमत पर खरीदी गई और बाद में उन्हें ट्रस्ट को अधिक कीमत पर बेचा गया। उन्होंने कहा कि यदि इस प्रकार के आरोप सामने आए हैं तो उनकी स्वतंत्र एजेंसी से जांच करवाई जानी चाहिए। इस दौरान विकास काल्टा ने नीट के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि यह केवल 23 लाख विद्यार्थियों का नहीं बल्कि लगभग 23 लाख परिवारों के भविष्य का प्रश्न है। उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षा प्रणाली को लेकर लगातार उठ रहे सवालों का संतोषजनक समाधान नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि छात्रों की समस्याओं और उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI और यूथ कांग्रेस प्रदेश भर के स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता अभियान चलाएंगे। इसके माध्यम से छात्रों से संवाद स्थापित किया जाएगा और उनकी आवाज को मजबूती से उठाया भी जाएगा। और आज की इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है, आप सभी जानते हैं कि आज इस प्रेस वार्ता को लेकर हम आपके बीच में रूबरू आपके माध्यम से जनता के बीच में है। आप सभी जानते हैं कि राम मंदिर का एक बहुत बड़ा इशू जो इस देश के अंदर जो घटना घटी है, और ये अपने आप में ही और एक सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है सनातन के लिए और हिंदू धर्म के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले कई दिनों से ये मामला बहुत गहनता से लोगों के बीच में जहन में आ रहा है, और मैं आपके माध्यम से प्रदेश की जनता और डिस्ट्रिक्ट यहाँ हमारे जो लोग हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि इस राम के नाम पे चंदा इकट्ठा करने वाले लोग आज राम को ही लूटने का काम कर रहे हैं। एक मैं आपसे मैं बात शेयर करना चाहता हूँ कि रघुनंदन हम शर्मिंदा है, आपके नाम पे सता हथियाने वाले आज भी जिंदा है। राम मंदिर का घोटाला आप आज हमारे बीच में बड़ा चिंता का विषय है, और आप जिस तरह देख रहे हैं कि राम मंदिर की जो कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए गिरफ्तार किया गया। जो पीठ पीछे जो लोग हैं
जिन लोगों का इस पे बहुत बड़ा हाथ है, कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हुई है, कुछ लोगों को पद से हटाया गया है, सिर्फ और सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, लोगों को इस रास्ते से भटकाने के लिए कि हमने लोगों को गिरफ्तार किया है। ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, जमीन का मामला इस राम मंदिर से शुरू हुआ था। आसपास के मंदिर के आसपास की जमीनों को पहले खरीदा गया, कौड़ी के भाव खरीदा गया, और आपको पता है कि उसको किस भाव में आगे ट्रस्ट को बेचा गया। उसके बाद मामला आता है राम मंदिर के चंदा घोटाला का। वो आप सभी भली भांति इस बात को जानते हैं कि चंदा घोटाला आपके सामने आज SIT बिठा के, एजेंसियां आपकी है, सब कुछ आपका है, सिर्फ जनता का ध्यान इस ओर से भटकाया जा रहा है। मेरा सवाल भाजपा के उन लोगों से है, मेरा सभी नेताओं से है, आज ऐसा आपके ही जिस राम के नाम पे आप देश के अंदर राजनीति करते आए, आपने सत्ता हथियाई है, उस राम को ही आपने लूट दिया। मैं प्रदेश की जनता से भी ये सवाल करता हूं, और मेरी माताएं बहनाएं, गांव गांव जाके आपने गाड़ी और रथ घुमाया, और आपने एक रामशीला को ले जाकर गांव गांव गली गलियों में आपने चंदा इकट्ठा किया कि रामलला का भव्य मंदिर बनाएंगे। ये भव्य मंदिर बनाया आपने कि देश की और प्रदेश की जनता का जो चंदा इकट्ठा किया आपने और उसको आपने लूटने का काम किया। ये बड़े अपने आप में हमारे धर्म के लिए एक बड़े क्वेश्चन मार्क की बात है, सनातनियों के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। दूसरी एक और बात मैं कहना चाहता हूं, नीट परीक्षा भी एक बहुत बड़ा सवाल हमारे बीच में है। आपने देखा है 23 लाख बच्चों ने नीट परीक्षा में भाग लिया, जिसमें से 98 पॉइंट कुछ समथिंग बच्चों ने पार्टिसिपेट किया उसमें। ये सिर्फ और सिर्फ 23 लाख बच्चों का सवाल नहीं है, ये उन 23 लाख घरों का सवाल है जिनके जिन परिवार के बच्चों ने इस एग्जामिनेशन के लिए वो किया। 24 में नीट परीक्षा लीक हुई, 26 में ये मामला आपके बीच में आया, लेकिन ये गूंगी बहरी केंद्र की सरकार आज भी बिल्कुल मौन बैठी है। इनके एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान आज भी इस्तीफा नहीं दे रहे। ये अपने आप में ये सोचने का विषय है। मैं आपके माध्यम से प्रदेश की जनता और जिले के सभी जितने भी हमारे ब्लॉक के लोग हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, राम मंदिर को लेकर कांग्रेस पार्टी बड़े एक्शन मोड पे आने वाली है। राम मंदिर को लेकर हम जल्दी ही आपके बीच में एक्शन प्लान शेयर करेंगे। ब्लॉक से लेकर बूथ तक कांग्रेस पार्टी इन भाजपाइयों का अब पूरी तरह से भंडा फोड़ने वाली है। और नीट परीक्षा को लेकर एनएसयू यूथ कांग्रेस कॉलेज और स्कूलों में जाके अब अभियान शुरू करेगी। जिस राम के नाम पे इस देश के अंदर राजनीति सत्ता हथियाई गई, आज उस राम को लूटने का काम किया गया, ये कांग्रेस पार्टी कतई भी बर्दाश्त नहीं करेगी। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले भाजपा ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सरकार पर भ्रष्टाचार और गंभीर आरोपों को लेकर सवाल उठाते हुए नारेबाजी की। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने ही नेताओं की ओर से सरकार के कामकाज को लेकर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कांग्रेस नेता नीरज भारती का हवाला देते हुए सरकार पर निशाना साधा। जयराम ठाकुर ने कहा कि नीरज भारती कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष रह चुके हैं और उनके पिता वर्तमान में सरकार में मंत्री है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के भीतर से ही सरकार की कार्यप्रणाली और भ्रष्टाचार को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कथित तौर पर लगाए गए आरोपों का जिक्र करते हुए कहा कि अटल जी दिल्ली जाती है जैसे गंभीर आरोप कांग्रेस के अपने ही नेताओं की ओर लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि जब सत्तारूढ़ दल के नेता ही अपनी सरकार पर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं तो सरकार को इन मामलों पर स्थिति स्पष्ट करनी होगी। जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के भीतर से सामने आ रहे आरोपों को सरकार नजरअंदाज नहीं कर सकती। उन्होंने आरोपों की निष्पक्ष जांच करवाने और जनता के सामने सच्चाई रखने की मांग की है। नीरज भारती ने बताया है, पूरी आतंक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और भ्रष्टाचार की बातें आज चौक चौराहे पर हर जगह सुनने को मिल रही है। और स्थिति ये बन गई है, जो कांग्रेस पार्टी के ही नेता नीरज भारती जी ने, जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष थे, सीपीएस रहे,
और उनके पिताश्री वर्तमान में सबसे वरिष्ठतम मंत्री हैं आज हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार में। तो नीरज भारती कहते हैं कि 3 अटैची दिल्ली जाते हैं और 2 अटैची मुख्यमंत्री के यहां जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कांग्रेस पार्टी के ही नेता ने गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं वर्तमान कांग्रेस सरकार के ऊपर। निश्चित रूप से अगर उन्होंने ये बात कही होगी तो उनके पास साक्ष्य भी होंगे, उनके पास पूरी जानकारी भी होगी, वो जानकारी का विषय तो उनसे संबंधित है। लेकिन आज पूरे हिमाचल प्रदेश में जहां पूरी तरह से विकास कार्य ठप पड़े हैं, वहां भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है। इतना ऑर्गेनाइज तरीके से भ्रष्टाचार हिमाचल प्रदेश में कभी भी किसी भी सरकार के दौरान देखा नहीं गया। हर चीज के लिए चीजें तय हैं। कबाड़ का काम कौन देखेंगे, इसके लिए आदमी तय हैं। 118 में इसका काम कौन देखेंगे, इसके लिए आदमी तय है। कमीशन तय है। हेल्थ में सप्लाई का काम कौन देखेंगे, इसका काम तय है। हेल्थ में जो मेडिकल शॉप्स में जिस प्रकार से सारी दवाइयां वहां पर से लोग खरीदते हैं, मरीज खरीदते हैं, उस सारे में कलेक्शन का काम कौन देखेंगे, उसके लिए तय है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में सप्लाई का काम कौन देखेगा, वो तय है। अलग अलग डिपार्टमेंट में जो टेंडर्स हैं उसके लिए इंस्ट्रक्शन जाती है कि ये जो है वो इन कंडीशंस को इसमें इनकॉर्पोरेट किया जाए, ताकि टेंडर जो है किसी एक व्यक्ति, एक कॉन्ट्रैक्टर विशेष को दिया जाए। हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स एजेंसीज सारी की सारी कांग्रेस के प्रमुख पदाधिकारियों के नाम पर रजिस्टर की गई और वो लोग आउटसोर्स में नौकरियां बाद में देते हैं, पहले कमीशन ले लेते हैं। ये सारी चीजें इस प्रकार से ऑर्गेनाइज तरीके से अगर हिमाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार का वर्तमान का स्वरूप अगर देखने को मिल रहा है तो ये सुक्खू सरकार का मिल रहा है। आज से पहले कभी नहीं हमने सोचा ऐसा, कभी नहीं इस बात को लेकर के जहां पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ दी और खास तौर से जो कांग्रेस के ही नेता और नेताओं के साथ कुछ एक अधिकारी जिनको बार बार मुख्यमंत्री जी की कृपा, चाहे वो एक्सटेंशन के रूप में हो रही है, चाहे वो उनको महत्वपूर्ण दायित्व पर बिठाने की हो रही है, वो सारी चीजें की जा रही हैं। मैं समझता हूं कि प्रदेश का जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के इस चंगुल में फंस करके सत्यानाश किया है, इसका आज से पहले किसी सरकार में देखने का उदाहरण देखने को नहीं मिलता है। ठियोग के विधायक एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर चल रही बहस के बीच भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर तीखा निशाना साधा। राठौर ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार जनता से जुड़े वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बार बार विवाद खड़े कर रही है। राठौर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी महंगाई, बेरोजगारी, युवाओं, किसानों और आर्थिक स्थिति जैसे गंभीर मुद्दों पर जवाब देने से बच रही है। इसके बजाय राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान जैसे संवेदनशील विषयों को लेकर बहस खड़ी की जा रही है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि देश को कभी सांप्रदायिक आधार पर तो कभी जाति के आधार पर बांटने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आरक्षण जैसे संवेदनशील विषय को लेकर भी समाज में भ्रम और विभाजन पैदा करने की कोशिश की जा रही है। राठौर ने कहा कि वंदे मातरम का इतिहास देश के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा हुआ है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने सभी धर्मों, संप्रदायों और वर्गों को साथ लेकर आगे बढ़ने की भावना के साथ संघर्ष किया था। ऐसे में राष्ट्रीय प्रतीकों और राष्ट्रीय भक्ति को किसी एक राजनीतिक दल की जागीर के रूप में पेश करना उचित नहीं है। राठौर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के सामने जनता से जुड़े कई गंभीर सवाल है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान जैसे विषय को लेकर अनावश्यक विवाद खड़ा करना जनता का ध्यान वास्तविक समस्याओं से हटाने की कोशिश प्रतीत होता है। दो मुद्दों पे मैंने बात की। पहला मुद्दा जो आज कल भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय गीत को लेकर
देश में एक बेवजह विवाद पैदा करने की जो है कोशिश कर रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो देश की जनता के सम्मुख बेनकाब हो चुकी है। हर मुद्दे पे आज देश की जनता समझ चुकी है कि केवल लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास हुआ, चाहे देश को सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया गया, जाति के आधार पर बांटने का प्रयास किया गया और बाद में लिंग भेद के आधार पर बांटने का प्रयास किया। महिला आरक्षण को लेकर जो है कानून बन चुका है, फिर भी डिलिमिटेशन को उसके साथ जोड़ा गया और कहा गया कि जो विपक्ष है वो महिला आरक्षण का विरोध कर रहा है। और अब एक नया मुद्दा लेकर ये आए हैं राष्ट्रीय गीत को लेकर, क्योंकि जो राष्ट्रीय गीत है वो भी 2 छंदों में गाया जाता है। 6 छंद है। 1934 में जब कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई उसमें गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी के आग्रह पे ये निर्णय लिया गया कि इसके 2 छंद गाए जाए, क्योंकि सभी संप्रदायों को, सभी धर्म के लोगों को साथ चलाना था। और कांग्रेस के नेतृत्व में ही देश में आंदोलन हुआ और ये वो परंपरा आज तक बगैर किसी रोक के चलती रही। देश को आज़ाद हुए इतने साल हुए, कभी इस पर विवाद नहीं हुआ। देश में विपक्षी भी सरकारें जो है बनती रही, चाहे मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने, चौधरी चरण सिंह बने, चंद्रशेखर जी बने, अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है प्रधानमंत्री बने, ये कोई समस्या आई नहीं। और खुद मोदी साहब की तीसरी टर्म है, 2 टर्म में वो भी प्रधानमंत्री रहे, उस वक्त तो इस तरह का निर्णय नहीं हुआ। आज अचानक जो है ये निर्णय क्यों लिया गया? मुझे ये लगता है कि आज देश में जो माहौल बना है, जिस तरह से युवा आक्रोशित है, देश में लगातार बेरोजगारी जो है बढ़ रही है, खाने पीने की जो वस्तुएं लगातार दाम बढ़ रहे हैं और हर असफलता जो जनता की नज़रों में सामने आ रही है, उससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए आज ये बेवजह विवाद जो है देश में जो है पैदा किया जा रहा है। मुझे लगता है कि जो छात्रों का भी आंदोलन हुआ, उस आंदोलन से भी भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है चूल्हे हिल चुके हैं। तो कुल मिलाकर मैं ये कहूँगा कि आज अपनी असफलताओं से लोगों का ध्यान हटाने के लिए इन्होंने राष्ट्रीय गीत वर्सेस राष्ट्रीय गान की बात शुरू की है, जो मुझे लगता है कि हमारे देश की एकता अखंडता के लिए निश्चित तौर पर जो है इसका जो है नुकसान हो। भाजपा नेता राकेश जम्वाल ने वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस सरकार के कथित रवैये पे कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल देश के संविधान और राष्ट्रीय सम्मान से ऊपर नहीं है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान देश की अस्मिता और सम्मान के प्रतीक है और प्रत्येक जनप्रतिनिधि का दायित्व है कि इनका पूरा सम्मान किया जाए। राकेश जम्वाल ने कहा कि वंदे मातरम को लेकर जिस तरह की भाषा और टिप्पणियां सामने आ रही है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने दावा किया है कि इस मामले को लेकर कांग्रेस के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्री के समक्ष शिकायत भी दर्ज की गई है। उन्होंने नियमों के अनुसार कार्यवाही करने और मामला दर्ज करने की मांग की है। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के भीतर वंदे मातरम को लेकर जिस तरह की राजनीति की जा रही है उससे राजनीतिक विमर्श का स्तर गिराने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान किसी राजनीतिक दल के नहीं बल्कि पूरे देश के सम्मान और गौरव से जुड़े विषय है। उनको भगौड़ा, तड़ी पार ऐसे शब्दों का चयन जो है वो कांग्रेस के नेता और सांसद महोदय ने किया है। उसी बात को लेकर क्योंकि हमने कहा कि ये शब्दों का चयन आपने व्यक्ति के खिलाफ नहीं, देश के गृह मंत्री के खिलाफ आपने ऐसे अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। उसी को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ शिमला पुलिस को यहाँ पर शिकायत दी है। एसपी शिमला में अपने कार्यालय में नहीं थे, एडिशनल एसपी उन्होंने कहा था, हमने उनके पास जाकर अपनी कंप्लेंट दी है और एफआईआर उनके खिलाफ रजिस्टर करने की बात कही है और उसके लिए हमने साक्ष्य भी साथ दिए हैं, वीडियो भी साथ दिए हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने शब्दों का चयन किया है ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस दिन प्रतिदिन जिस प्रकार से ऐसी अमर्यादित, ऐसे असंसदीय शब्दों का प्रयोग करके राजनीति का स्तर जिस प्रकार से गिराने का प्रयास करी है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जो कानून लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद जो कानून बन गया, वंदे मातरम को लेकर जब कानून बन गया, संसद के अंदर आप उसका विरोध कर सकते थे, लोकसभा में कर सकते थे, राज्यसभा में आपके सांसद कर सकते थे, लेकिन जब वहाँ से पास हो गया
वंदे मातरम को लेकर के जो वंदे मातरम का अपमान करेगा उसके खिलाफ उसमें सजा का भी प्रावधान किया गया और भारत सरकार ने निर्णय लिया कि पूरा वंदे मातरम का गायन होगा, राष्ट्रीय गीत का। और उसको लेकर 15 अगस्त से शुरुआत भी होगी, जहां लाल किले पर भी पहले राष्ट्रीय गीत गाया गया, फिर राष्ट्रीय गान गाया गया। 15 अगस्त को हिमाचल प्रदेश के हर जिला मुख्यालयों पर भी राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान इकट्ठा गाया गया। मुझे लगता है कि ऐसी बातों पर कांग्रेस के नेताओं को प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी जो है देश के संविधान से ऊपर नहीं है। हम राष्ट्रीय गीत का भी सम्मान करते हैं और राष्ट्रीय गान का भी सम्मान करते हैं। हमने विधानसभा के अंदर भी यही अध्यक्ष महोदय से जानना चाहा था कि जब 15 अगस्त को पहले राष्ट्रीय गीत फिर राष्ट्रीय गान गाया गया तो यहाँ भी क्या इस प्रकार से आप शुरू करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने और विशेष तौर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से झूठ सदन के अंदर भी बोला, झूठ बाहर भी झूठ बोला, कहा कि भाजपा के विधायकों ने राष्ट्रीय गान का अपमान किया। हमने उसका वीडियो मांगा, हमने कहा कि दूध का दूध पानी हो जाए, लेकिन वो वीडियो आज तक भी हमें उपलब्ध नहीं करवाया गया। हमने कहा कि हमने सदन के अंदर कोई बात कही है तो उसका वीडियो हमको मिलता है, हमने राष्ट्रीय गान गाया तो उसका वीडियो हमें मिलना चाहिए। लिखित तौर पर भी हमने मांग की है, लेकिन अभी तक हमें वो वीडियो नहीं मिल पाया जिससे पूरी प्रदेश की देश की जनता को पता चल सके कि भाजपा के विधायकों ने राष्ट्रगान के सम्मान में पूरी सावधान की मुद्रा में राष्ट्रीय गान गाया। उसी के बाद हमने अध्यक्ष महोदय से ये जानना चाहा था कि राष्ट्रीय गीत भी गाया जाएगा या नहीं।